नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों वादा किया था दोस्तों कि आने वाले समय में दोस्तों चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों आरपीएससी का एग्जाम हो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी दोस्तों। हम आप लोगों से दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों विश्वास के साथ दोस्तों आप लोगों से ये बात कहते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, चाहे वो दोस्तों आरपीएससी का एग्जाम हो, आरएमएचएसबी का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों बार बार दोस्तों रिपीट हो रहा है दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपर दोस्तों रिपीट होते हैं। तो दोस्तों हमने इसी श्रृंखला में दोस्तों शुरुआत की थी दोस्तों आरपीएससी के एग्जाम की दोस्तों, भारतीय इतिहास के दोस्तों हम करीबन दोस्तों 50 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। अगर आपने हिस्ट्री के दोस्तों पुराने वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें दोस्तों। आप बच्चों की डिमांड पर दोस्तों हमने दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की है दोस्तों। ये आज का हमारा दोस्तों जो चौथा पेपर है आज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ये इसका दोस्तों चौथा वीडियो रहने वाला है दोस्तों आज के पार्ट का। तो दोस्तों भारतीय संविधान और दोस्तों राज्य व्यवस्था का दोस्तों जो आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो है दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का दोस्तों जो पेपर था उसका पार्ट ए का दोस्तों करीबन दोस्तों इसमें दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 हुआ था दोस्तों। तो 3 पार्ट में से दोस्तों पहला पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जिसका पार्ट नंबर दोस्तों ये 4 रहने वाला है। तो दोस्तों आज हम दोस्तों इन 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके दोस्तों अगले दिन एक ही वीडियो में दोस्तों 1 घंटे का वीडियो में दोस्तों पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों को हल कर लेंगे दोस्तों, जो आपके लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक दोस्तों यूपीए दोस्तों हिंदी भारत चैनल के दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ से, और दोस्तों हाँ वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों। हमने इससे पहले पार्ट नंबर 3 में दोस्तों एक क्वेश्चन किया था दोस्तों गोपनीयता का अधिकार, हमने दोस्तों वहां पर इसकी जानकारी नहीं दी थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आरपीएससी के द्वारा दोस्तों 3 बार अब तक पूछा जा चुका है, जो इसकी दोस्तों जानकारी अभी तक बार बार एग्जाम में पूछ गई हुआ है दोस्तों कि गोपनीयता का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों ये अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना जाता है। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 21 का भाग माना जाता है दोस्तों गोपनीयता का अधिकार। दोस्तों गोपनीयता का अधिकार है दोस्तों 2017 में दिया था संविधान के द्वारा दोस्तों एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था, जिसमें दोस्तों 9 सदस्यों की पीठ हुआ करती थी। आप जानते हैं दोस्तों संवैधानिक दोस्तों जो पीठ गठित हो जाती है तो कम से कम दोस्तों उसमें 5 सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन इस संवैधानिक पीठ में दोस्तों 9 सदस्य थे दोस्तों, और जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है दोस्तों JS खेर। तो दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों JS खेर, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों 9 सदस्यों की दोस्तों एक संवैधानिक पीठ थी, जिसने दोस्तों 2017 में गोपनीयता का अधिकार को दोस्तों अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना था दोस्तों। तो ये तीनों की दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा चुकी है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा। चलते हैं दोस्तों हम इसी वाले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 38वां क्वेश्चन है। इससे पहले हम दोस्तों पार्ट नंबर 3 में दोस्तों 37 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, बहुत ही शानदार व्याख्या के साथ में दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में पूछी गई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को दोस्तों गणतांत्रिक घोषित किया गया है दोस्तों। आप लोगों के सामने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा सा छोटा बच्चा भी इसको दोस्तों अच्छी तरह से कर लेता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना दी गई दोस्तों प्रीएम्बल दी गई है उसमें दोस्तों एक शब्द इस्तेमाल किया गया है दोस्तों प्रजातांत्रिक। वैसे दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश टर्म इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, क्योंकि हिंदी में प्रजातांत्रिक शब्द दोस्तों सही उल्लेखित नहीं होकर यहाँ पर गणतांत्रिक शब्द उल्लेखित होना था दोस्तों। तो मिस्टेक की गई थी दोस्तों एग्जाम के द्वारा दोस्तों, इंग्लिश में शब्द सही दिया गया था दोस्तों रिपब्लिक। तो भारतीय संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है उसमें भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है दोस्तों। यहाँ पर इंग्लिश टर्म देखिएगा दोस्तों रिपब्लिक दोस्तों, इसे इंग्लिश में गणतांत्रिक भी हिंदी में गणतांत्रिक या इसे इंग्लिश में दोस्तों रिपब्लिक कहते हैं। इस घोषित किया गया है क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो राज्य प्रमुख होता है ना दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है, वो प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि राज्य प्रमुख प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है ना दोस्तों वो प्रजातांत्रिक ढंग से ही दोस्तों निर्वाचित होता है, याद रखना। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लेकिन अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों हिंदी भारत चैनल के दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। याद रखना दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको आने समय में। ठीक है दोस्तों, और बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में दोस्तों आप लोगों को कभी भी दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी, विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हम आप लोगों से बहुत बार बता चुके हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों हम पुरानी वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। वे एक बार क्वेश्चन वही आप लोगों के सामने पुनः आ चुका है दोस्तों। जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 के पेपर में पार्ट 1 में दोस्तों 50 क्वेश्चन आए थे, पार्ट बी और पार्ट सी में भी दोस्तों 50 क्वेश्चन आए थे। उनको हम दोस्तों एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि संपत्ति रखने और अर्जन करने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, ये वर्तमान समय में क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में संपत्ति रखने और उसको अर्जन करने का दोस्तों जो अधिकार है ना, ये वर्तमान समय में क्या है। वो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इसका दोस्तों जो आंसर माना गया है वो है दोस्तों सामान्य अधिकार। वर्तमान में दोस्तों संपत्ति अर्जन और इसको रखने का दोस्तों जो अधिकार है वो एक सामान्य अधिकार बन गया है। और इससे पहले दोस्तों इसे इंग्लिश में टर्म देखें तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ऑर्डिनरी राइट। क्या नाम है दोस्तों, ऑर्डिनरी राइट। तो इंग्लिश टर्म जरूर याद रखना दोस्तों। इससे पहले दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब वहां पर दोस्तों इसे विधिक अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों इसे सामान्य अधिकार कहिए दोस्तों, या विधिक अधिकार भी कर सकते हैं। विधिक अधिकार को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लीगल राइट। क्या नाम है दोस्तों, लीगल राइट। जबकि दोस्तों इसे साविधिक कानून भी कहते हैं। क्या नाम है दोस्तों, साविधिक अधिकार भी कहते हैं। तो दोस्तों तीनों के तीनों नाम एक ही है दोस्तों। विभिन्न एग्जामों में दोस्तों अलग अलग ऑप्शन देकर पूछा गया है दोस्तों। यही क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों एग्जाम में ये था दोस्तों सामान्य अधिकार यानी ऑर्डिनरी राइट। चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, बहुत बार हम इस क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। आप हमारे पुरानी वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, विश्वास कीजिए इन बार चैनल पर। भारतीय संविधान कितने प्रकार की मूल अधिकार प्रदान करता है, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो भारतीय संविधान है ना दोस्तों, इसमें कितने प्रकार के दोस्तों जो मूल अधिकार प्रदान किए गए। अब बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकार की। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से एक बार फिर गौर कीजिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के दोस्तों जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने प्रकार के, कितने टाइप के दोस्तों फंडामेंटल दोस्तों जो राइट है दोस्तों, मूल अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों हमारे संविधान के तहत दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों 6 मूल अधिकार है। कितने अधिकार है दोस्तों, 6 मूल अधिकार है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों संविधान वेताओं के द्वारा। वहीं भाग 4 में दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है दोस्तों, जबकि भाग 1 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। तो दोस्तों मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों, 6 है। भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक दोस्तों मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ दोस्तों। आज हम आप दोस्तों पूरे के पूरे 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करा चुके थे, याद रखना दोस्तों। फिर गौर कीजिएगा, आप हमारे पुरानी वीडियो देखिए, मजा आएगा दोस्तों, याद रखना। राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है, प्रकृति पूछिए दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो डीपीएसपी है ना दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है या इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जो हमारे दोस्तों डायरेक्ट स्टेट दोस्तों डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होते हैं ना दोस्तों, इनकी प्रकृति क्या है या उनके उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में दोस्तों वैसे एक क्वेश्चन दोस्तों डिलीट कर दिया गया था दोस्तों आरपीएससी के द्वारा, लेकिन ये आरपी क्योंकि दोस्तों इसमें नई ऑप्शन पूछना था दोस्तों। तो 4 ऑप्शनों में से दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे और चौथा वाला ऑप्शन गलत था। लेकिन इसने पूछा है कि क्या सही था दोस्तों, तो हम उसको बता दें आप लोगों को। अनुशासनात्मक दोस्तों तथा अवादी योग्य, बिल्कुल सही बात है। हमारे राज्य के दोस्तों जो नीति निर्देशक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये अनुशंसात्मक है। कैसा है दोस्तों, अनुशंसात्मक तथा अवादी योग्य, यानी इनको दोस्तों इनको लागू कराने के लिए दोस्तों हम कहाँ नहीं जा सकते दोस्तों, न्यायालय में नहीं जा सकते। और ये सामने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये निर्देशात्मक ही है, यानी कि देश के दोस्तों जो हमारे दोस्तों राज्य को दोस्तों निर्देश दिए गए हैं कि विधि बनाते समय इनको दोस्तों क्या रखे, इनको ध्यान में रखे। यानी कि निर्देश देते हैं किसको दोस्तों, राज्य को। अवादी योग्य है, बिल्कुल सही बात है। शासन के लिए आवश्यक है दोस्तों, हमने आप लोगों से दोस्तों पहले बात की थी दोस्तों कि देश की शासन व्यवस्था में दोस्तों ये मूलभूत तत्व माने जाते हैं। कौन, नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों बातें कहाँ लिखी हुई है दोस्तों, अनुच्छेद 37 में लिखी हुई है दोस्तों। हम इससे पहले पार्ट 1 नंबर 3 में आप लोगों को बता चुके थे। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। किस याचिका के द्वारा, यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी रीट है दोस्तों, रीट दोस्तों हमने आप लोगों को बताया दोस्तों अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। तो दोस्तों कुछ याचिका के द्वारा न्यायालय परमादेश यानी कि दोस्तों समादेश
किसी याचिका के द्वारा दोस्तों जो न्यायालय होता है ना दोस्तों, ये समादेश यानी कि दोस्तों समादेश दे सकता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है दोस्तों आदेश देना, यानी कि दोस्तों कमांड दे सकता है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों परमादेश। कौन सी दोस्तों? परमादेश दोस्तों। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मैंडेमस दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? मैंडेमस रेट। तो दोस्तों तो परमादेश होती है दोस्तों, ये दोस्तों आदेश देने का काम करती है दोस्तों। और आप जानते हैं दोस्तों जो परमादेश दोस्तों रीट है ना दोस्तों, ये भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों ब्रिटेन से ग्रहण की गई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। दोस्तों जो परमादेश जो रीट है ना दोस्तों, हमने कहाँ से ग्रहण की है दोस्तों? ब्रिटेन से ग्रहण की है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है दोस्तों। और आने वाले समय में आप लोगों से दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द किस भाग पर लागू होता है? यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 12, जो कि दोस्तों मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य शब्द परिभाषित है दोस्तों, राज्य शब्द है। अब दोस्तों जो ये राज्य शब्द है ना दोस्तों, अनुच्छेद 12 में ये किस भाग पर लागू होता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे दोस्तों हम इस क्वेश्चन का दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों को क्वेश्चन में बता दिया था, लेकिन एक बार आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अनुच्छेद भाग 3। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 भाग 3 और दोस्तों भाग 4 पर लागू होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि भाग 3 और भाग 4 पर किस प्रकार लागू होता है, आइए गौर करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को पता है भाग 3 में क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य है, सॉरी दोस्तों मूल अधिकार है। और मूल अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 12 से लगाकर दोस्तों अनुच्छेद 35 तक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में आप लोगों को जानते हो दोस्तों राज्य शब्द परिभाषित है, जबकि भाग 4 दोस्तों 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक दोस्तों है, जिनमें से दोस्तों अनुच्छेद 36 में दोस्तों राज्य शब्द परिभाषित है। तो राज्य शब्द अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 दोनों में परिभाषित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखना। अतः राज्य शब्द है ना दोस्तों, ये भाग 3 और भाग 4 पर लागू होता है। क्योंकि राज्य शब्द कहाँ कहाँ पर उल्लेखित है दोस्तों, कहाँ कहाँ पर परिभाषित है? भाग 3 और भाग 4 पर दोस्तों, जिसे अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के रूप में हम जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि राज्य शब्द में कौन कौन सा मिले। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। एसएससी हो सकता है दोस्तों, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आरपीएससी हो गया दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सा मिले, यानी कि दोस्तों जिसे हम दोस्तों स्टेट कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, पहली बात तो ये कि हो गया दोस्तों जो हमारी दोस्तों सेंट्रल सरकार है, हमारी दोस्तों जो स्टेट सरकार है, और दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो स्थानीय प्रशासन है, ये तीनों के तीनों इसमें शामिल होते हैं। बात करते हैं दोस्तों, पहला नंबर एक होगा दोस्तों भारत सरकार तथा संसद। दोस्तों भारत सरकार यानी कि दोस्तों हमारे केंद्र की सरकार, और दोस्तों जो संसद है वो राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। दूसरा ऑप्शन होगा दोस्तों कि प्रत्येक राज्य सरकार और दोस्तों जो विधानमंडल होती है दोस्तों, वो भी दोस्तों राज्य के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों राज्य सरकार और दोस्तों जो विधानमंडल होती है ये राज्य के अंतर्गत आती है। स्थानीय प्राधिकारी की दोस्तों बात करें तो दोस्तों स्थानीय दोस्तों प्राधिकारी दोस्तों नंबर 3 होगा दोस्तों, मैंने अभी हाल ही बताया दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो स्थानीय प्रशासन होता है, जिसे दोस्तों हम दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी कहते हैं, इसको भी दोस्तों राज्य के अंतर्गत माना गया है। स्थानीय प्राधिकारी में दोस्तों क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते हो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जो पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गई दोस्तों, तो दोस्तों नगर पालिका हो गई दोस्तों, ग्राम पंचायतें हो गई दोस्तों, जिला बोर्ड हो गया दोस्तों, ये सब किस में आएंगे दोस्तों? स्थानीय प्राधिकारी में आ जाएंगे। तो नगर पालिका, ग्राम पंचायतें और दोस्तों जो जिला बोर्ड, ये सभी दोस्तों राज्य शब्द में परिभाषित हैं। चौथा दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन दोस्तों बार बार बन रहा है, नंबर आता है दोस्तों अन्य प्राधिकारी। दोस्तों अन्य प्राधिकारी यहाँ पर शब्द उल्लेखित किया गया है, लेकिन अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आएगा, इस क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि राज्य शब्द के अंतर्गत दोस्तों जो चौथा नंबर का दोस्तों जो है दोस्तों अन्य प्राधिकारी, इसमें कौन कौन आता है? अन्य प्राधिकारी का दोस्तों यहाँ पर मतलब है ऐसा व्यक्ति या ऐसा निकाय, यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा निकाय या संस्था जिन्हें विधि दोस्तों, ऐसा व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि बनाने का दोस्तों आदेश हो, ये दोस्तों यह विधि बना सकती है दोस्तों, उप विधि बना सकती है दोस्तों। यहाँ पर अविधि लिख दिया है गलती से, यहाँ पर इसको दोस्तों आप उप विधि समझे। क्या समझे दोस्तों? उप विधि, विधि हो गई दोस्तों, उप विधि हो गया,
और दोस्तों आदेश हो गया, क्या हो गया दोस्तों, आदेश। तो दोस्तों यहाँ पे गलती से अविधि लिख दिया, इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको गलत कर दीजिएगा। यहाँ पे उपविधि होगा, क्या होगा दोस्तों, उपविधि। तो विधि, उपविधि, आदेश और अधिसूचना या नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हो दोस्तों, या जारी करने की शक्ति हो दोस्तों, या उसे लागू करने की शक्ति हो। यानी कि कोई विधि बनाता हो या उसको जारी करता हो या उसको लागू करता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है दोस्तों, चाहे वो संस्था भी हो गई है, वो दोस्तों वो सभी किस में आएंगे दोस्तों, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, याद रखना। यानी कि ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो कोई विधि बनाता हो या नियम बनाता हो दोस्तों, या उसको लागू करता हो या उसको जारी करता हो, या फिर ऐसी संस्था दोस्तों जो नियम बनाती हो, उसको लागू करती हो दोस्तों या जारी करती हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हम किस में मानेंगे दोस्तों, अन्य प्राधिकारी में आएंगे दोस्तों। यहीं से दोस्तों बार बार में एग्जामों में क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो गया हो, रेलवे का एग्जाम हो गया हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों आरपीएससी का एग्जाम हो गया हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, क्वेश्चन बार बार में यही से पूछा जा रहा है कि अन्य प्राधिकारी दोस्तों जो राज्य माने जाते हैं, दोस्तों जो राज्य की परिभाषा में आते हैं, कौन कौन से दोस्तों ऐसी संस्थाएं, ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जो राज्य की परिभाषा में आते हैं। नंबर 1 होगा दोस्तों LIC। आप दोस्तों जानते हो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों जो कंपनी है दोस्तों, वो राज्य शब्द में परिभाषित है। ONGC भी दोस्तों आपकी दोस्तों राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। FCI दोस्तों जिसे भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम है ना दोस्तों, FCI दोस्तों, ये भी दोस्तों राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित है दोस्तों। कोई भी विश्वविद्यालय होगा दोस्तों, जो गवर्नमेंट दोस्तों जो विश्वविद्यालय होते हैं दोस्तों, सरकारी विश्वविद्यालय, वो भी दोस्तों राज्य की परिभाषा में आते हैं। हमारा दोस्तों यूपीएससी हो गया दोस्तों, यूपीएससी का मतलब दोस्तों केवल और केवल यूपीएससी, और स्टेट पीएससी का मतलब दोस्तों राज्यों की पीएससी दोस्तों, तो राज्य संघ मतलब जो राज्यों के लोक सेवा आयोग है ना दोस्तों, वो उनकी केवल बात, इन दो संस्थाओं की बात हो रही है। राष्ट्रीय बैंक की बात हो रही है दोस्तों, क्या की बात हो रही है दोस्तों, राष्ट्रीय बैंक की। यहाँ पर दोस्तों कोई महिला आयोग, निर्वाचन आयोग, इनको मत कर दीजिएगा दोस्तों गलती से भी। यहाँ और केवल दोस्तों यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात की गई है दोस्तों। विश्वविद्यालयों की बात की दोस्तों, जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं वो राज्य शब्द में परिभाषित है दोस्तों। उच्च न्यायालय के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना दोस्तों, वो भी दोस्तों राज्य के अंतर्गत आते हैं। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों बहुत बार, कि अनुच्छेद 12 के तहत दोस्तों राज्य शब्द में दोस्तों क्या मुख्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश पर आते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उच्च न्यायालय दोस्तों जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, उनके दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना दोस्तों, अगर जब वो प्रशासनिक कार्य करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जब हाई कोर्ट के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, जब वे दोस्तों प्रशासनिक कार्य करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जब वे प्रशासनिक कार्य करते हैं, तो दोस्तों उनको दोस्तों जब वो प्रशासनिक कार्य करते हैं तो दोस्तों उनको दोस्तों किस में गिना जाता है दोस्तों, राज्य के अंतर्गत गिना जाता है। याद रखना दोस्तों। अगला है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 359 के तहत अंतर्गत जारी किए गए दोस्तों जितने भी आदेश होते हैं ना दोस्तों, उन सबको दोस्तों किस में गिना जाता है दोस्तों, राज्य की परिभाषा में गिना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत में दोस्तों जारी किए गए दोस्तों जो आदेश होते हैं दोस्तों, वो भी दोस्तों राज्य की परिभाषा में आते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। हाई कोर्ट के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भी आते हैं जब भी प्रशासनिक कार्य करते हैं दोस्तों। अगर वो दोस्तों न्यायिक कार्य करेंगे तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों। कोई भी विधिक व्यक्ति हो गया दोस्तों, वो भी दोस्तों राज्य की परिभाषा में आता है। अब आप जानते हो दोस्तों विधिक व्यक्ति हमने दोस्तों इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों पार्ट नंबर 3 में कि विधिक व्यक्ति होता कौन है दोस्तों। जब हमने दोस्तों अनुच्छेद 14 की बात की थी तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अनुच्छेद 14 में दोस्तों जो व्यक्ति है उसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है। तब हमने आप लोगों को वहाँ पर विधिक व्यक्ति की परिभाषा बताई थी कि विधिक व्यक्ति में दोस्तों कोई भी कानूनी निगम हो गया हो दोस्तों, सरकारी कंपनी हो गई हो दोस्तों, चाहे रजिस्ट्रेशन दोस्तों सोसाइटी हो दोस्तों, वो सब किस में आती है दोस्तों, वो विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आती है। किस में आती है दोस्तों, विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों राज्य की शब्द में परिभाषित है दोस्तों कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी दोस्तों जो एग्जामों में पूछी गई है। तो LIC हो गया दोस्तों, ONGC हो गया, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हो गए जब ये प्रशासनिक कार्य करते हैं। LIC हो गया दोस्तों, ONGC हो गया, FCI हो गया, सरकारी विश्वविद्यालय हो गए दोस्तों, UPSC हो गया, स्टेट PSC हो गया, और राष्ट्रीय दोस्तों जो बैंक होते हैं वो राज्य शब्द में परिभाषित है दोस्तों अन्य प्राधिकारी के तहत। अब ये दोस्तों आप लोगों से ये भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि कौन राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं, यानी कि दोस्तों राज्य शब्द में कौन परिभाषित नहीं है। कुछ ऐसी संस्थाएं दोस्तों जिनको अभी तक राज्य नहीं माना गया है दोस्तों। यही क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन राज्य के परिभाषा में नहीं आता है। और दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए थे उनको हमने दोस्तों आप लोगों के सामने छांट कर लिख दिया है दोस्तों कि जो राज्य अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो याद रखना दोस्तों
अनुच्छेद 12 के तहत दोस्तों राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन नहीं आता है? आप जानते हो दोस्तों, आप लोगों की दोस्तों जो एनसीईआरटी है, राष्ट्रीय दोस्तों एजुकेशन दोस्तों जो पॉलिसी है दोस्तों, वो इसमें नहीं आती है। यानी कि एनसीईआरटी हो गया दोस्तों, एससीईआरटी हो गया दोस्तों, आप लोगों की दोस्तों जो स्टेट के दोस्तों जो शिक्षण संस्थान है वो भी इसमें नहीं आते हैं। वक्फ बोर्ड, वक्फ दोस्तों जो वक्फ बोर्ड है दोस्तों वो भी इसमें नहीं आता है। आपकी दोस्तों बीसीसीआई हो गया दोस्तों आपका दोस्तों जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो भी इसमें नहीं आता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं ना दोस्तों, वो भी इसमें नहीं आते हैं दोस्तों, राज्य के परिभाषा में नहीं आते, याद रखना। सरकारी विश्वविद्यालय आएंगे दोस्तों, निजी विश्वविद्यालय राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को। एनसीईआरटी हो गया दोस्तों, एससीईआरटी हो गया दोस्तों, वक्फ बोर्ड हो गया दोस्तों, बीसीसीआई हो गया दोस्तों, निजी विश्वविद्यालय हो गए दोस्तों, ये राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो आपकी दोस्तों जो न्यायपालिका है ना दोस्तों, वो भी दोस्तों राज्य की परिभाषा में नहीं आती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों न्यायपालिका भी दोस्तों आपकी राज्य की परिभाषा में नहीं आती है दोस्तों। बीसीसीआई हो गया दोस्तों, ये भी राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। तो निजी विश्वविद्यालय, न्यायपालिका, एनसीईआरटी दोस्तों राज्य की परिभाषा में नहीं आती दोस्तों। जिनको राज्य माना गया है, मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि राज्य की परिभाषा में कौन आती है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुका है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है कि संविधान के दोस्तों, हमारा दोस्तों जो भारतीय संविधान है ना दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का दोस्तों, और ये दोस्तों क्वेश्चन वही आ गया दोस्तों। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दोस्तों अनुच्छेद 14 के बारे में चर्चा की थी दोस्तों, कि अनुच्छेद 14 दोस्तों उसमें दोस्तों विधिक व्यक्ति भी परिभाषित है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, कि यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों को दोस्तों अनुच्छेद 14 का दोस्तों पूर्ण निलंबन करना है तो ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का दोस्तों हम आप लोगों के सामने दोस्तों भांडा फोड़ने वाले हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना। बात करते हैं दोस्तों ऐसा का दोस्तों कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आर्टिकल दोस्तों 359 में लिखा हुआ है। और दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों जो आदेश जारी किया जाता है दोस्तों, वो भी राज्य की परिभाषा में आता है। मैंने आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले ये भी बताया था दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 359 की में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, उन सब की दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है, तो दोस्तों अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति दोस्तों होता है ना दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा अगर दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए, किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा अगर दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर दिया जाने पर, जो कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसा अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर सभी अधिकार दोस्तों क्या हो जाते हैं दोस्तों, निलंबन हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे जितने भी मूल अधिकार है ना दोस्तों, कैसे अधिकार दोस्तों, मूल अधिकारों की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सभी मूल अधिकार दोस्तों क्या हो जाते हैं दोस्तों, निलंबित हो जाती है। मूल अधिकार आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दोस्तों इनका उल्लेख है दोस्तों। तो हमारे दोस्तों जितने भी अधिकार है ना दोस्तों, उन सब का क्या हो जाता है दोस्तों, निलंबन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इनका निलंबन हो जाता है दोस्तों, कैसा कहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, अनुच्छेद 359 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, उसकी दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन किस चीज़ को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर दोस्तों जितने भी अधिकार बच गए दोस्तों, इन दोनों को छोड़ने के बाद में वो सारे के सारे निलंबन हो जाएंगे। तो आप जानते हो दोस्तों हमारे दोस्तों जो अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों अगर 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी दोस्तों अधिकार बच जाते हैं वो सबके सब निलंबित हो जाएंगे। यानी कि अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस में होगा दोस्तों, अनुच्छेद 359 के आधार पर दोस्तों इसका पूर्ण निलंबन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से दोस्तों, बहुत शानदार था। अब दोस्तों ये इनका जो जितने भी अधिकार है ना दोस्तों, इनका निलंबन कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। और दोस्तों ये संपूर्ण देश में भी लागू हो सकता है दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल और किसी भाग पर भी लागू हो सकता है। यानी कि दोस्तों ये सभी दोस्तों जो अधिकार है ना, ये संपूर्ण देश में भी दोस्तों लागू किए जा सकते हैं दोस्तों। इनका निलंबन या किसी एक छोटे से भू क्षेत्र पर, राज्य हो गया, कुछ राज्यों पर भी दोस्तों इनका दोस्तों निलंबन लागू किया जा सकता है। तो संपूर्ण देश में या किसी भूभाग पर लागू किए जा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों 358 की।
अनुच्छेद 358 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, क्या लग जाए दोस्तों, अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो अनुच्छेद 19 दोस्तों, कैसा दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो हमारा आर्टिकल दोस्तों जो 19 है दोस्तों, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों जितनी भी दोस्तों स्वतंत्रताएं दी गई है, कितनी स्वतंत्रताएं दी गई दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी स्वतंत्रता दी गई दोस्तों, 6। 7 थी दोस्तों, जिनमें से हमने दोस्तों आप लोगों को पता है संपत्ति का अधिकार हमने हटा दिया है दोस्तों, संपत्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता थी उसको हमने हटा दिया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों जो सभी स्वतंत्रताएं दोस्तों स्वतः ही निलंबित हो जाती है, यानी कि अपने आप हट जाती है दोस्तों। कौन हट जाएगी दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्वतः शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, स्वतः शब्द। तो दोस्तों अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर, दोस्तों अनुच्छेद 352 का प्रयोग होने पर दोस्तों जो अनुच्छेद 19 की दोस्तों अंतर्गत दोस्तों जितनी भी परिभाषा जो स्वतंत्रताएं दी गई है वह स्वतः यानी कि अपने आप ही निलंबित हो जाती है दोस्तों। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों निलंबन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जबकि अनुच्छेद 358 के तहत केवल और केवल दोस्तों शब्द यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 19 की बात हो रही है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों जितनी भी स्वतंत्रता है ना दोस्तों वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन किस समय आधार पर दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, आप जानते हैं दोस्तों 3 आधारों पर दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत में। तो अनुच्छेद 352 के तहत में दोस्तों 3 आधारों पर दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। युद्ध व बाहरी आक्रमण के द्वारा भी लगाया जाता है दोस्तों, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन गौर करने वाली बात है दोस्तों कि दोस्तों जब अनुच्छेद 19 का दोस्तों निलंबन तभी होगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 दोस्तों स्वतः तभी निलंबन होगा दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध व बाहरी आक्रमण के द्वारा लगाया गया हो दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अगर राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है ना दोस्तों, तो दोस्तों अनुच्छेद 19 की दोस्तों जो स्वतंत्रता है दोस्तों वो निलंबित नहीं होगी दोस्तों, याद रख लेना दोस्तों। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो नहीं होगा दोस्तों, किसका, अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, तो दोस्तों लागू होगी दोस्तों कौन, अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएगी। अब आप जानते हो दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों एक 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो आंतरिक अशांति थी दोस्तों, आंतरिक अशांति शब्द की जगह दोस्तों सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत में दोस्तों आंतरिक अशांति के आधार पर भी दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था दोस्तों। इसे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा दोस्तों बदल दिया गया और आंतरिक अशांति शब्द की जगह दोस्तों सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। जबकि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों आंतरिक अशांति के आधार पर दोस्तों सन 1975 का दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, आप जानते होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, मैंने आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया कि अनुच्छेद 359 दोस्तों किसी संपूर्ण देश में भी लागू हो सकता है या किसी क्षेत्र पर भी लागू हो सकता है, जबकि अनुच्छेद 358 दोस्तों संपूर्ण देश में ही लागू होगा दोस्तों, याद रख लेना। अनुच्छेद 358 के तहत में दोस्तों जो अनुच्छेद 19 के दोस्तों जो सभी स्वतंत्रताएं दोस्तों ये संपूर्ण देश में निलंबित हो जाएगी दोस्तों, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत दोस्तों संपूर्ण देश या किसी भूभाग पर भी लागू हो सकता है दोस्तों, अंडरलाइन याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 359 के तहत में निलंबन कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति निलंबित करता है। किसको दोस्तों, सभी आधार को। अधिकार निलंबित नहीं होते दोस्तों, अधिकारों का दोस्तों जो उनका दोस्तों जो क्रियान्वयन है ना दोस्तों वो निलंबित होता है, यानी कि उनको लागू करने की प्रक्रिया रोक दी जाती है दोस्तों। अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखना, उनकी प्रक्रिया रोक दी जाती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 358 में दोस्तों अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं दोस्तों स्वतः निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 359 में दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित हो दिए जाते हैं, याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है दोस्तों। राष्ट्रीय दोस्तों जो आपातकाल है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत में दोस्तों कितनी बार लगाया दोस्तों, 3 बार। अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों सन 1962 में पहली बार दोस्तों युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाता है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों चीन के द्वारा दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों नेपा और लद्दाख पर आक्रमण कर दिया गया था। अतः सन 1962 से सन 1968 तक दोस्तों ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहा था। उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन। होते दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्णन दोस्तों उस समय दोस्तों राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके द्वारा लगाया गया था दोस्तों। और उस समय दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सन 1971 में भी दोस्तों क्या लगा था दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था दोस्तों, जब बांग्लादेश के समर्थन में दोस्तों पाकिस्तान ने दोस्तों भारत पर हमला किया था दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में दोस्तों पाकिस्तान ने दोस्तों भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था सन 1971 में। उस समय भी दोस्तों युद्ध व बाह्य आक्रमण के द्वारा ही दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे दोस्तों वीवी गिरी। क्या नाम है दोस्तों? वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी। तीसरी बार दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था दोस्तों वो 375 में लगाया गया था, सॉरी दोस्तों 1975 में। 1975 में दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था दोस्तों आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था सन 1975 में दोस्तों। जबकि सन 1971 और सन 1962 में दोस्तों युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 19 की दोस्तों दी गई स्वतंत्रताएं सन 1962 और सन 1971 में ही निलंबित हुई थी दोस्तों। सन 1975 के समय निलंबित नहीं हुई थी दोस्तों अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। आंतरिक अशांति के दोस्तों कारण राष्ट्रीय उस समय दोस्तों जो लगाया गया था दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय दोस्तों राष्ट्रपति हुआ करते थे दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया था। इंदिरा गांधी उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 19 की दोस्तों जो स्वतंत्रताएं थी दोस्तों कब निलंबित हुई थी? सन 1962 और सन 1971 में। सन 1975 में नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी दोस्तों? क्योंकि सन 1975 का दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, जिसे बाद में दोस्तों इस शब्द को दोस्तों 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा दोस्तों सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 245 है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके किस अनुच्छेद में दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो अल्पसंख्यक दोस्तों जो व्यक्ति है दोस्तों ये अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो कि एक हमारे मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 29 में दोस्तों, कहां पर दोस्तों? अनुच्छेद 29 में दोस्तों ऐसा परिभाषित है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 29 में अल्पसंख्यकों का दोस्तों जो हित है वो दोस्तों संरक्षित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी दोस्तों अल्पसंख्यक शब्द दोस्तों परिभाषित नहीं है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी दोस्तों अल्पसंख्यक दोस्तों शब्द परिभाषित नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 29 की दोस्तों, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक दोस्तों आप लोगों को देखने के मिल चुके हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए दोस्तों उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों अनुच्छेद 29 को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 29 दोस्तों 2 भागों में दोस्तों। अनुच्छेद 29 की धारा 1 क्या कहती, चलिए गौर करते हैं दोस्तों। भारत के प्रत्येक नागरिक को, किसको गौर कीजिएगा दोस्तों? भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 29 की धारा 1 के तहत में दोस्तों, अनुच्छेद 29 की धारा 1 के तहत में दोस्तों अपनी भाषा का मतलब होता है दोस्तों लैंग्वेज, लिपि यानी कि दोस्तों जो उसकी दोस्तों जो लिपि है लिखने की दोस्तों, और संस्कृति, ये 3 शब्द अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को दोस्तों बनाए रखने का, यानी कि दोस्तों उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, भारत के दोस्तों प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 29 की धारा 1 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 29 की धारा 1 के तहत दोस्तों भारत के प्रत्येक नागरिक को दोस्तों अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है दोस्तों। 3 शब्द अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 29 की धारा 1 में क्या शब्द उल्लेखित नहीं है, तो भाषा, लिपि और संस्कृति उल्लेखित है दोस्तों। अनुच्छेद 29 की दोस्तों जो धारा 1 है ना दोस्तों, ये अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों दोनों को प्राप्त है। जबकि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों क्या मिलेगा दोस्तों? अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षित किया गया है। नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 29 की धारा 1 दोस्तों अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों दोनों को प्राप्त है दोस्तों। और जबकि दोस्तों अनुच्छेद 29 की दोस्तों जो धारा 1 है ना दोस्तों, यह दोस्तों समूह के अधिकारों से संबंधित है। हमारे दोस्तों जो ग्रुप होते हैं ना दोस्तों, उनके अधिकारों से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 29 की धारा 1। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 29 की धारा 1 दोस्तों हमारे दोस्तों जो समूह होते हैं, हमारे ग्रुप के दोस्तों अधिकारों से संबंधित है।
जबकि दोस्तों अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों दोस्तों दोनों को प्राप्त है दोस्तों कौन, अनुच्छेद 29 की धारा 1। यानी कि दोस्तों भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का दोस्तों जो अधिकार है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को है दोस्तों। जबकि बात करें दोस्तों अनुच्छेद 29 की धारा 2 की, अनुच्छेद 29 की दोस्तों जो धारा 2 है दोस्तों वो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात करती है। किस में बात करती है दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की बात करती है दोस्तों धारा 29 की धारा 2। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों धारा 29 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अनुच्छेद 29 की धारा 2 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश। दोस्तों यहाँ पर उल्लेखित किया गया है दोस्तों कि राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था, यानी कि दोस्तों कि कोई सी भी ऐसी संस्था हो गई दोस्तों जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित की जाती है, यानी कि दोस्तों उसे राज्य के द्वारा दोस्तों अगर अनुदान मिलता है, चाहे वो दोस्तों सरकारी हो गई हो दोस्तों, चाहे वो प्राइवेट हो गई हो, अगर उसे दोस्तों राज्य के द्वारा दोस्तों उसे वित्त पोषित किया जाता है तो केवल दोस्तों 4 शब्द इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 29 में दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल बात हो रही है दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति और दोस्तों भाषा। याद रखना दोस्तों, धर्म, मूल वंश और जाति और भाषा, दोस्तों 4 शब्द अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों। राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में केवल धर्म, रिलीजन, मूल वंश, जाति और भाषा, चारों शब्दों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों ये हमारे 4 शब्दों के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते दोस्तों। कहाँ पर नहीं कर सकते, ऐसी संस्था दोस्तों जो राज्य से दोस्तों वित्त पोषित हो, वहां पर दोस्तों अगर शिक्षण संस्थाएं हैं दोस्तों तो वहां पर दोस्तों अल्पसंख्यकों को दोस्तों भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक शब्द दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने अनुच्छेद 15 में और दोस्तों 16 में अनुच्छेद एक शब्द पढ़ा था दोस्तों, जन्म स्थान। यानी कि दोस्तों जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों भेदभाव किया जा सकता है। इसका अर्थ ये निकला दोस्तों कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 29 में दोस्तों जन्म स्थान शब्द परिभाषित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर केवल दोस्तों 4 ही शब्द परिभाषित है दोस्तों, धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा। याद रखना दोस्तों ये 4 ही शब्द परिभाषित है दोस्तों। तो दोस्तों इन 4 शब्दों के आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं किया जा सकता, याद रखना। अब दोस्तों जो शिक्षण संस्थाओं में दोस्तों जो प्रवेश की दोस्तों जो बात हो रही है ना दोस्तों, ये व्यक्तिगत अधिकार की बात हो रही है। किसकी दोस्तों, क्योंकि शिक्षण संस्था में कौन प्रवेश लेगा दोस्तों, व्यक्ति स्वयं लेगा ना दोस्तों। कोई दोस्तों हमारा कोई पूरा का पूरा समाज तो लेगा नहीं। जबकि दोस्तों हमारा 29 की धारा 1 में दोस्तों भाषा, लिपि और संस्कृति की बात हो रही है, तो दोस्तों वहां पर दोस्तों समूह के अधिकारों की बात हो रही है। जबकि अनुच्छेद 29 धारा की धारा 2 व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना दोस्तों, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यकों का हित और संरक्षित किया गया है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों और बने हुए हैं वो हमने आप लोगों को बता दिए, याद रखना दोस्तों। यहाँ आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि संविधान में कहीं पर भी हमारे दोस्तों जो मूल संविधान था दोस्तों उसमें कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कहीं पर भी दोस्तों अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हमारे संविधान में आप जानते हैं दोस्तों छुआछूत को भी कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। हमारा दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन शब्द हो गया, ये भी दोस्तों संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों इन शब्दों को दोस्तों गौर कीजिएगा दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ दोस्तों। आज हम पूरे 50 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों। बने रहेगा दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार की दोस्तों बहुत ही शानदार जानकारी हम आप लोगों को दोस्तों प्रदान करेंगे दोस्तों आने वाले समय में, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों बाहर नहीं जाए दोस्तों, है नहीं भारत के बाहर। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कौन सा अनुच्छेद के द्वारा भारत में दोस्तों अस्पृश्यता को दोस्तों समाप्त किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में हमने आप लोगों को बताया कि छुआछूत को दोस्तों संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन छुआछूत को दोस्तों समाप्त किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत। हमने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले वाले दोस्तों वीडियो में दोस्तों बहुत ही शानदार बात कर चुकी है। आप हमारे दोस्तों इससे पहले दोस्तों पार्ट नंबर 2 9 है दोनों उसको देखे दोस्तों 10 पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना न भूले। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार है, आप लोगों को दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चले दोस्तों क्वेश्चन है अगला दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों 46 आप लोगों के सामने दोस्तों। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, आप जानते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोस्तों एकल नागरिकता ली गई। क्या ली गई दोस्तों, एकल नागरिकता। नागरिकता आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद दोस्तों जो 11 तक दोस्तों हमारे संविधान में भाग 2 में दोस्तों नागरिकता दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से लगाकर दोस्तों अनुच्छेद 11 तक दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है। जो एकल नागरिकता है दोस्तों इसकी अवधारणा हमने किस देश से ग्रहण की है। चलते दोस्तों उस क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा।
आप जानते हो दोस्तों एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटेन। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों हमारा दोस्तों जो ब्रिटेन है दोस्तों, जिसे हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी दोस्तों हमारा दोस्तों जो ब्रिटेन है, हमने यहाँ से दोस्तों एकल नागरिकता ली है। जबकि दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रचलित है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हमने ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ग्रहण की है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ रहा है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम यानी कि दोस्तों ब्रिटेन से दोस्तों हमने एकल नागरिकता ली है, एकल न्यायपालिका ली है। हमारे दोस्तों जो जुडिशरी है दोस्तों, वो भी हमने कहाँ से ली दोस्तों? ब्रिटेन से ली है। एकल नौकरशाही भी हमने दोस्तों ब्रिटेन से ही ली है। अब इसके अलावा आप जानते हैं दोस्तों जो हमारी संसदीय दोस्तों व्यवस्था है दोस्तों, संसदीय शासन दोस्तों जो प्रणाली है दोस्तों, हमने कहाँ से ली है दोस्तों? ब्रिटेन से ली है। जबकि हमने संघीय प्रणाली दोस्तों हमने दोस्तों कनाडा से ली है। तो दोस्तों संसदीय प्रणाली कहाँ ली दोस्तों? ब्रिटेन से। संघीय प्रणाली दोस्तों हमने दोस्तों कनाडा से ली थी। संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों जब संसद ली तो संसदीय विशेषाधिकार भी हमने कहाँ से लेंगे दोस्तों? ब्रिटेन से। और विधि का शासन भी हमने दोस्तों कहाँ से लिया दोस्तों? ब्रिटेन से। तो विधि का शासन हमने कहाँ से लिया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया था दोस्तों। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों जो एवी डाइसी थे दोस्तों, उन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों विधि के शासन की दोस्तों अवधारणा दी थी। किसने दी थी दोस्तों? एवी डाइसी ने। अब आप जानते हो दोस्तों महान्यायवादी का पद क्या नाम है दोस्तों? महान्यायवादी का दोस्तों जो पद होता है, और CAG जो होता है दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों जो होता है, ये पद भी हमने दोस्तों कहाँ से लिए हैं दोस्तों? ब्रिटेन से। तो दोस्तों CAG हो गया दोस्तों आप लोगों का दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी का पद हो गया दोस्तों, ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। दोस्तों मैंने आप लोगों को दोस्तों इसी वीडियो में आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले बात की थी दोस्तों परमादेश की, यानी दोस्तों जो परमाधिकार दोस्तों जो लेख होती है दोस्तों, मैंडमस रीट। क्या होती है दोस्तों? मैंडमस रीट जो होती है दोस्तों, ये भी हमने कहाँ से लिए दोस्तों? ब्रिटेन से लिए। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। वहीं दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों राज्यपाल की सविवेक दोस्तों जो शक्तियां होती है दोस्तों, ये भी हमने दोस्तों कहाँ से लिए दोस्तों? ब्रिटेन से। राज्यपाल की सविवेक दोस्तों जो शक्तियां हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों हमने कहाँ से लिए दोस्तों? ब्रिटेन से लिए, आप जानते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने ब्रिटेन से दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का पद भी कहाँ से लिया है दोस्तों? ब्रिटेन से। याद रखना दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का दोस्तों जो पद है दोस्तों, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्या नाम है दोस्तों? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम दोस्तों जो प्रणाली है दोस्तों, एक चुनाव की प्रणाली है। हम दोस्तों यानी कि दोस्तों जो पहले जीत कर आता है, जो सर्वाधिक मत लेकर आता है दोस्तों, उसको हम विजेता घोषित कर देते हैं। चुनाव की प्रणाली है दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हमने कहाँ से ग्रहण किए दोस्तों? ब्रिटेन से ग्रहण किए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो दोस्तों मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो मंत्रिमंडल होता है ना दोस्तों केंद्र सरकार में, तो मंत्रिमंडल दोस्तों का लोकसभा के प्रति सामूहिक दोस्तों जो उत्तरदायित्व होता है दोस्तों, ये भी हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया है। लोकसभा का दोस्तों जो अध्यक्ष का दोस्तों जो पद है, वो भी हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया है। तो ये सब चीजें आप लोगों से पूछी जा चुकी है दोस्तों एग्जामों में, याद रखना। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने दोस्तों। 3 क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों, इनको कंप्लीट कर लेते हैं आज हम दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों सूचना का अधिकार। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सूचना का अधिकार एक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों से दोस्तों डैश पूछा गया था कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, क्या है दोस्तों? राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों जो हमारा सूचना का दोस्तों जो अधिकार है वो एक क्या है दोस्तों। अब आप जानते हो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से दोस्तों जो ऑप्शन सही माना गया था वो इसका उत्तर होगा दोस्तों मूल अधिकार। आप जानते हो दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों सूचना के अधिकार को दोस्तों एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत शानदार है। चर्चा करते हैं दोस्तों सूचना के अधिकार की दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन की दोस्तों, ये वर्तमान में दोस्तों क्या है दोस्तों? मूल अधिकार है। आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 19(1) की धारा 1 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दोस्तों एक इसका हिस्सा माना गया है दोस्तों सूचना का अधिकार। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है दोस्तों, हमने बताया था आप लोगों को दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है दोस्तों? वाक एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है, यानी कि दोस्तों बोलने का दोस्तों जो अधिकार है वो सूचना के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a) का दोस्तों जो हिस्सा माना गया है दोस्तों सूचना का अधिकार दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे दोस्तों उन पहलुओं की दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान में दोस्तों मूल सूचना का दोस्तों जो अधिकार है इसका उल्लेख नहीं था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमारे संविधान में कहीं पर भी दोस्तों सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर,
क्योंकि दोस्तों सूचना का अधिकार दोस्तों हमने वर्तमान में संविधान संशोधन के बाद में जोड़ा गया था दोस्तों, अधिनियम लाकर दोस्तों इसको जोड़ा गया था दोस्तों, किसको, सूचना के अधिकार को। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक वाद आया था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का मामला। तो दोस्तों एसपी गुप्ता दोस्तों बनाम भारत संघ का दोस्तों एक मामला आया था दोस्तों, सन 1982 की बात हो रही है। कब दोस्तों, सन 1982 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों एक वाद आया, जिसका नाम है दोस्तों एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों माना कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वाक है वो अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है, कौन सी दोस्तों, जो हमारा सूचना का दोस्तों जो अधिकार है ना दोस्तों, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना गया है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सूचना का अधिकार दोस्तों किस वाद के तहत दोस्तों अस्तित्व में आया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला सन 1982 में दोस्तों सूचना के अधिकार को दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना गया है। और आप जानते हो दोस्तों वाक्य एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों जो स्वतंत्रता है दोस्तों अनुच्छेद 19(1) या हिस्सा मानी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 19(1) में दोस्तों जो करीबन दोस्तों जो 6 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, पहली स्वतंत्रता है दोस्तों वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, याद रखना। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद में दोस्तों एक वाद और आया था, जिसका नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है दोस्तों, सुभाष चंद्र अग्रवाल। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। इस क्वेश्चन की दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों जो सुभाष चंद्र दोस्तों जो अग्रवाल था दोस्तों, सुभाष चंद्र अग्रवाल दोस्तों एक व्यक्ति था दोस्तों, जिसने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक याचिका दायर की थी। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना था, 2019 की बात है दोस्तों, 2019 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों एक वाद आया, जिसका नाम है दोस्तों सुभाष चंद्र अग्रवाल। तो दोस्तों सुभाष चंद्र अग्रवाल दोस्तों एक केस है दोस्तों, एक मामला है 2019 का सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो हमारा CJI का दोस्तों जो ऑफिस होता है ना भारत का, दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है, इसका ऑफिस और राष्ट्रपति का कार्यालय तथा प्रधानमंत्री का कार्यालय, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, CJI का ऑफिस यानी कि दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस तथा राष्ट्रपति का कार्यालय। दोस्तों हमारा दोस्तों जो राष्ट्रपति का दोस्तों जो कार्यालय है दोस्तों, तथा प्रधानमंत्री का कार्यालय दोस्तों, जिसे आप दोस्तों प्रधानमंत्री का दोस्तों जो कार्यालय है, जिसे आप दोस्तों PMO भी कहते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। क्या नाम थे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बोलते हैं दोस्तों। ये जो तीनों के तीनों है ना दोस्तों, इन तीनों को दोस्तों सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दोस्तों जो ऑफिस होता है, राष्ट्रपति का कार्यालय हो गया दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यालय हो गया, इनको दोस्तों सूचना के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों शामिल किया गया था दोस्तों। ये तीनों के तीनों दोस्तों सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ऐसा किसमें कहा गया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 में ऐसा कहा गया था दोस्तों, एक मामला आया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन इसी में दोस्तों इसने एक बात भी कही थी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है इसने एक बात कही थी इसी केस में दोस्तों, सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में, कि दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो दल होते हैं, राजनीतिक दोस्तों जो दल होते हैं वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों, राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वाद में ऐसा कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे उन केस की दोस्तों जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो उनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जो RPSC के द्वारा पूछे जा चुके हैं। आप जानते हो दोस्तों सूचना का अधिकार दोस्तों एक अधिनियम लाया गया था दोस्तों वर्ष 2005 में। कब दोस्तों, वर्ष 2005 में दोस्तों सूचना का एक अधिनियम लाया गया था, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2005 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया दोस्तों। याद रखना दोस्तों ये लागू कब हुआ था दोस्तों, और इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी चर्चा करते हैं। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में आया दोस्तों, पहली बार लागू हुआ था दोस्तों ये 15 जून को। दोस्तों आज दोस्तों जब हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, आज तिथि है दोस्तों 15 जून की। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, लॉजिक बहुत आया है। आज 15 जून की तिथि दोस्तों जब हम वीडियो बना रहे हैं, और 15 जून वर्ष 2005 को दोस्तों ये पहली बार लागू हुआ था। कौन लागू हुआ था दोस्तों, सूचना का दोस्तों जो अधिकार था पहली बार दोस्तों आंशिक रूप से लागू हुआ था, यानी कि इसके कुछ धाराओं को दोस्तों 15 जून को ही लागू कर दिया गया था वर्ष 2005 में। तो दोस्तों कौन कौन सी धारा आई थी दोस्तों जो 15 जून को लागू हो चुकी थी, धारा 4(1), धारा 5(2) और 1। तो दोस्तों धारा 4(1), धारा 5(1) और 2, धारा दोस्तों 12 और 13। क्या नाम है दोस्तों, धारा 12 और दोस्तों धारा 13
धारा 15 और 16। क्या नाम है दोस्तों? धारा 15 और 16। दोस्तों धारा 24, 27 और 28 याद रखना दोस्तों। ये कुछ धाराएं थी दोस्तों जो कि दोस्तों 15 जून वर्ष 2005 को ही लागू हो गई थी। यानी कि सूचना का अधिकार सर्वप्रथम 15 जून सन 2005 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। लेकिन दोस्तों सूचना का दोस्तों जो अधिकार था दोस्तों 2005, ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था दोस्तों? 12 अक्टूबर 2005 को। ये क्वेश्चन दोस्तों आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जो सूचना का दोस्तों जो अधिकार था दोस्तों, ये 12 अक्टूबर वर्ष 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 12 अक्टूबर को 2005 को दोस्तों पूर्ण रूप से दोस्तों भारत में सूचना का अधिकार लागू हो चुका था दोस्तों। अतः हमारा दोस्तों जो राष्ट्रीय सूचना दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, राष्ट्रीय सूचना दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। 12 अक्टूबर को अतः दोस्तों राष्ट्रीय सूचना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों आने वाले समय में कि राष्ट्रीय सूचना दिवस यानी कि दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अक्टूबर को, क्योंकि 12 अक्टूबर सन 2005 को दोस्तों सूचना का अधिकार दोस्तों पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश था दोस्तों जिसने सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया था। बात करते हैं दोस्तों 1766 की। 1766 में दोस्तों स्वीडन नाम का दोस्तों एक देश हुआ करता था, जिसने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों उसने वहाँ के नागरिकों को, स्वीडन नामक देश ने दोस्तों सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को दोस्तों सूचना का अधिकार दिया था। क्या दिया था दोस्तों? सूचना का अधिकार दिया था 1766 में। तो 1766 में दोस्तों स्वीडन नामक देश ने दोस्तों पहली बार अपने दोस्तों निवासियों को दोस्तों सूचना का अधिकार दिया था दोस्तों, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। और 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय सूचना दिवस मनाया जाता है, पूर्ण रूप से लागू हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को। चल लेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों के सामने दोस्तों। 2 क्वेश्चन और बचे दोस्तों हमारी श्रृंखला के इस वीडियो के दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों आपको दोस्तों मूल अधिकार दिए गए थे और उनको मिलान करना था कि निम्न में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। दोस्तों एक ऑप्शन गलत था, उसको हम आप लोगों को सही करके बता देंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे, एक ऑप्शन गलत था, तो सही उसको हमने सही कर दिया है, याद रखना, ताकि आपका आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप लोगों को पता है दोस्तों समानता व भेदभाव न करने का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक है दोस्तों। आपका दोस्तों जो मूल अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है दोस्तों। उनमें दोस्तों करीबन दोस्तों 6 मूल अधिकार आप लोगों को प्राप्त है। कितने दोस्तों? 6 मूल अधिकार, जिनमें से दोस्तों 4 मूल अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं एग्जाम में। तो 3 सही थे, चौथा हमने आप लोगों को सही करके बता दिया। तो दोस्तों पहला आप लोगों के सामने दोस्तों समानता व भेदभाव न करने का दोस्तों जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है दोस्तों। इसमें कुल 5 अधिकार आते हैं दोस्तों। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों ट्रेंड में कि समानता वो भेदभाव न करने का दोस्तों जो अधिकार है ना, इसमें कितने अधिकार आते हैं दोस्तों? 5 अधिकार आते हैं दोस्तों। कितने अनुच्छेद आते हैं दोस्तों? इसमें 5 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 दोस्तों, याद रखना दोस्तों। कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। वहीं आप लोगों को पता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है दोस्तों। इसमें 2 अधिकार शामिल है। कितने अधिकार शामिल है दोस्तों? 2 मूल अधिकार शामिल है दोस्तों। तो शोषण के विरुद्ध दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं दोस्तों? 2 अनुच्छेद आते हैं। तीसरा आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 25 से लगाकर दोस्तों 28 तक है। कितने से लगा गया दोस्तों? अनुच्छेद 25 से लगाकर दोस्तों 28 तक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों 4 अनुच्छेद आते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? आते हैं 4 अनुच्छेद आते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का दोस्तों जो अधिकार है इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं, 25, 26, 27 और 28। ठीक है दोस्तों। वहीं बात करेंगे दोस्तों सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता का दोस्तों जो अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दोस्तों जो स्वतंत्रता का दोस्तों जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 और 30 में। कितने हैं दोस्तों? अनुच्छेद 29 और 30 में। इसमें दोस्तों 2 अनुच्छेद आते हैं। किसमें अनुच्छेद आते हैं दोस्तों? इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं। तो ये आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 कंप्लीट हो गया। आज का दोस्तों हमारा जूनियर लीगल ऑफिसर का दोस्तों जो पार्ट नंबर ए था दोस्तों, इसका पार्ट नंबर हमने 4 कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और आज का हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 50वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। एक लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, एक लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलते दोस्तों उस क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या रूढ़िगत विधि दोस्तों, क्या हमारे दोस्तों जो रूढ़िगत विधि होती है, हमारे दोस्तों जो प्राचीन रूढ़िगत विधियाँ होती है दोस्तों, प्राचीन परंपराएं होती है दोस्तों, तो क्या रूढ़िगत विधि जो कि दोस्तों भारत में प्रचलित है,
यानी दोस्तों हमारी दोस्तों जो रूढ़िवादिता है दोस्तों, जो प्राचीन भारत में प्रचलित थी दोस्तों, वो वर्तमान समय में दोस्तों भारत में प्रचलित है। अगर इसे दोस्तों संविधान की कसौटी के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों इसे संविधान की कसौटी के आधार पर दोस्तों प्रशिक्षण किया जा सकता है क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्या रूढ़िगत विधि जो कि भारत में प्रचलित है, क्या रूढ़िगत विधि दोस्तों जो भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी के आधार पर प्रशिक्षण किया जा सकता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसका उत्तर हाँ या ना में देना था दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों हाँ। दोस्तों कोई भी रूढ़िगत विधि हो गई वो दोस्तों, अगर वो भारत में प्रचलित है तो दोस्तों संविधान की कसौटी के आधार पर दोस्तों उसे परीक्षण किया जा सकता है दोस्तों, इसका उत्तर होगा हाँ। तो दोस्तों ये आज के हमारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। हमने 50 क्वेश्चनों को दोस्तों 4 वीडियो में कंप्लीट किया था दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जूनियर लीगल और दोस्तों जो ऑफिसर है दोस्तों, इसका पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी अभी बाकी है दोस्तों। उनको हम दोस्तों एक एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि वो दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ मात्रिक क्वेश्चन है दोस्तों जो आप लोगों के लिए हैं। वैसे दोस्तों ये जूनियर लीगल का ऑफिसर था दोस्तों, बड़े एग्जाम का पेपर था और दोस्तों सिलेबस इसका आउट ऑफ सर्विस था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उन क्वेश्चनों की चर्चा कर सकते हैं दोस्तों जो आपके दोस्तों आने वाले लाइक है। तो दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो देखना न भूलें। इस आज हमारे दोस्तों 10 वीडियो कंप्लीट हो गए दोस्तों, भारतीय संविधान के और इतिहास के वीडियो ने दोस्तों 50 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।